गुड मॉर्निंग क्लास 12। सब ठीक है बेटा? बढ़िया। अब देखिए, आपका लेसन आता है हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। गद्य में आता है आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी का साहित्य हिमालय की तरह विशाल, कहते हैं उनका जो साहित्य था हिमालय की तरह विशाल, सागर की तरह गंभीर और गंगा की धारा की तरह निर्मल और वायु की तरह स्वच्छंद साफ और अग्नि की तरह प्रचंड, अग्नि की तरह प्रदीप्त अग्नि की तरह प्रचंड और नक्षत्रों की तरह संयत और धरती की तरह उर्वर है, उपजाऊ है। एक उच्च कोटि के समीक्षक, ललित निबंधकार एवं नई शैली के उपन्यासकार के रूप में वे सदैव ही याद किए जाएंगे, सदैव ही स्मरण किए जाएंगे। देखिए, अब इनका आता है, हम लोग लिखते हैं जीवन परिचय। पहले इनका जैसे होता है किसी का इंट्रोडक्शन देना होता है, तो जैसे मतलब वो लिख दिया जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य हिमालय की तरह विशाल। आप इतना नहीं लिख सकते हैं तो छोटा सा आप कम से कम याद कर सकते हैं कि हिमालय की तरह विशाल है, सागर की तरह गंभीर है, वायु की तरह स्वच्छंद है और कैसा है, अग्नि की तरह प्रचंड है, नक्षत्रों की तरह वो संयत है और इस धरती की तरह उर्वर है। इस धरती, जैसे धरती होती है उसको मतलब उपजाऊ होती है, कुछ न कुछ उपजता ही रहता है, उपजाऊ होती है, उसी प्रकार से इनके मन मस्तिष्क में भी कुछ न कुछ उपजता ही रहता है। तो उर्वर है, एक उच्च कोटि के समीक्षक और ललित निबंधकार और नई शैली के उपन्यासकार के रूप में वे सदैव ही स्मरण किए जाएंगे। निबंधकार और नई शैली के उपन्यासकार के रूप में हमेशा ये स्मरण किए जाएंगे। तो जीवन परिचय देखिएगा। इनका जन्म जो था सन 1907 में दुबे का छपरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो था सन 1907 में दुबे का छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था पंडित अनमोल द्विवेदी था और इनके पिताजी जो थे वे संस्कृत और ज्योतिष का, उनको मतलब पिता जो थे पंडित अनमोल द्विवेदी जो थे वो संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। तो उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने ज्योतिष का गहन अध्ययन किया, मतलब अपने पिता की प्रेरणा से इन्होंने ज्योतिष का गहन अध्ययन किया और काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने साहित्याचार की और ज्योतिष आचार की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। सन 1940 ईस्वी में शांति निकेतन में ये हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। वहाँ आचार्य क्षिति मोहन सेन जैसे उद्भट विद्वान की प्रेरणा से ये शोध कार्य में संलग्न हो गए। शोध कार्य मतलब होता है, शोध मीन्स होता है खोज किसी कार्य में संलग्न हो गए। दीर्घ काल तक, बहुत समय तक कहते हैं, वहाँ सेवा करने के बाद उनकी नियुक्ति जो थी बनारस काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर हो गई और वे पुनः बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए और कुछ समय बाद विश्वविद्यालय में रेक्टर के रूप में नियुक्त हो गए। 18 मई सन 1979 ईस्वी को साहित्य की यह तेजस्वी सूर्य जो था सदा के लिए अस्त हो गया। मतलब इनकी जो मृत्यु हुई 18 मई सन 1979 ईस्वी को। 79 मतलब होता है 79, 1879, ठीक है। 18 मई सन 1979 को इनकी मृत्यु हो गई। संज्ञाया आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जो थे सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में इनका, मतलब एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण कुल द्विवेदी जी थे तो ब्राह्मण आई, तो ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री अनमोल द्विवेदी। अनमोल द्विवेदी जो थे वे ज्योतिष आचार के प्रकांड विद्वान थे और पिता की प्रेरणा पाकर ही ये ज्योतिष आचार्य के महान विद्वान बन गए। ज्योतिष आचार्य की इन्होंने मतलब उपाधि भी प्राप्त कर दी
और सन 1940 ईस्वी में शांति निकेतन में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त हो गए। और उसके बाद में उनकी वे काशी नियुक्ति हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर हो गई। और वे पुनः हिंदू बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष और कुछ समय बाद विश्वविद्यालय में रेक्टर के रूप में नियुक्त हो गए। 18 मई सन 1979 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। कहते हैं कि इनके बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। इनके बचपन का क्या नाम था? वैद्यनाथ द्विवेदी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम क्या था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम क्या था? लिखेंगे वैद्यनाथ द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। अब इसके बाद में इनकी आती हैं रचनाएं। तो रचनाओं में सबसे पहले आता है निबंध। निबंध में लिखते हैं अशोक के फूल। देखिए इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं ना, हम आपको वही बताएंगे। तो लिखेंगे अशोक के फूल, विचार और वितर्क, लिखेंगे कल्पलता, आलोक पर्व और आता है कुटच। आलोक पर्व और आता है कुटच। ठीक है, अब इतिहास आ गया। इतिहास में हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिका। आलोचना में लिखेंगे कालिदास की लालित्य योजना और सूर साहित्य, कबीर साहित्य का मर्म। भारतीय संस्कृति से संबंधित ग्रंथ, तो लिखेंगे प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, प्राचीन भारत का कला विकास, और उपन्यास में आएगा बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्वाह, रामदास का पोथा। संपादन में जैसे संदेश राशक, संपादन में लिखेंगे पृथ्वी संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो और नाथ सिद्धों की बानियाँ। अनुवाद में आता है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध संग्रह, लाल कनेर, मेरा बचपन, ये सारे लिखे जाएंगे। और उसके बाद में आता है इनकी आती है भाषा। भाषा में लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद जी की भाषा जो है तत्सम शब्दावली प्रधान है। तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा है। तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा है। कहीं कहीं पर इन्होंने नहीं, तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा है। उनकी भाषा का रूप प्रांजल एवं संस्कृतनिष्ठ है। और कहीं कहीं पर अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग कर लिया, कहीं कहीं पर अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग हो गया है। इसके बाद में आता है इनकी शैली। तो शैली में जो लिखा हुआ है विवेचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली। तो ये जो पांचों शैलियाँ आती हैं, इन्हीं को हम लोग अपनी कॉपी में वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, इनको हम पांचों शैलियों को हम अपनी कॉपी में सब पॉइंट वाइज उतार लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इनका आता है देखिएगा साहित्यिक महत्व। इनका साहित्यिक महत्व क्या है? इनका साहित्यिक महत्व आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद जी जो द्विवेदी थे अप्रथम साहित्यकार एवं श्रेष्ठ ललित निबंधकार हैं। तो लिखेंगे ये उनके निबंधों में भारतीय संस्कृति, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य का उज्ज्वल एवं जीवंत रूप विद्यमान है। उनका निबंध एवं निबंधोत्तर साहित्य मानव प्रेम और देश प्रेम से परिपूर्ण है। या आप इतना कुछ नहीं लिख सकते हैं तो आप सिर्फ लास्ट में इतना लिख दीजिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे मतलब एक उच्च साहित्यकार थे और ऊंचे एक निबंधकार थे। इनका साहित्य जो है इनका जो ये मतलब हजारी प्रसाद जी जो द्विवेदी हैं हिंदी साहित्य में हमेशा ही अमर रहेंगे। इतना तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं ना, अपने मन से लिख दीजिएगा। वैसे नहीं याद होता है तो आप इसको अपने मन से लिख दीजिएगा। ठीक, ये आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय ही लिखा जाएगा। ठीक है, याद है इनका जन्म कब हुआ था? सन 1907 में दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी और इनकी मृत्यु हुई थी 18 मई सन 1900
1979 ईस्वी में। समझाया? 18 मई सन 1979 ईस्वी में हुई थी, 79 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आता है, देखिएगा, अशोक के फूल। अशोक के फूल, तो अशोक के फूल क्या है? अशोक के फूल क्या है? अशोक के फूल है एक निबंध। अशोक के फूल है एक निबंध है, निबंध रचना है। तो देखिएगा, अशोक के फूल है एक निबंध रचना। देखिए, लिखा है, अशोक में फिर फूल आ गए हैं। अशोक मतलब एक अशोक का फूल होता है। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहक भाव है। स्तबकों में कैसा मोहक भाव है। स्तबक माने होता है गुलदस्ता। स्तबक मीन्स क्या होता है? गुलदस्ता होता है। स्तबक लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में, मतलब इसके जो गुलदस्ते बनाए जाते हैं, लाल लाल फूलों के जो गुलदस्ते बनाए जाते हैं, उनमें कैसा मोहक भाव है। मोहक भाव मतलब वो अपनी तरफ मोह लेते हैं। बहुत सोच समझ करके कंदर्प देवता ने बहुत सोच समझ करके कंदर्प देवता ने, कंदर्प मीन्स होता है कामदेव। कंदर्प मीन्स क्या होता है? कामदेव। बहुत सोच समझ करके कामदेव ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़ करके सिर्फ 5 को ही अपने तूरीड़ में स्थान देने योग्य समझा था। तूरीड़ मीन्स क्या होता है? जो उनका धनुष बाण होता है उसमें। तो अपने मतलब तूरीड़ मीन्स होता है जो बाण जो होता है, बाण जो बाण चलाते हैं वो, तो बाण में उनको स्थान देने के योग्य समझा था। यह एक अशोक ही है। कहते हैं अशोक में फिर फूल आ गए हैं। अशोक का जो पेड़ होता है उसमें फूल आ गए हैं। और जब अशोक के फूलों का जो गुलदस्ता बनाया जाता है उसको देख करके मन जो होता है मोह हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि ऐसा समझ करके कामदेव जो देवता जी हैं, कामदेव ने इतने लाखों मनोहर पुष्प थे उनको छोड़ करके किसको? सिर्फ 5 को ही उन्होंने अपने तूरीर में, मतलब बाणों में उनको अपना स्थान दिया था। और उसी में से ही एक नाम है उनका अशोक नाम है। देखिए, लेकिन पुष्पित अशोक को देख करके मेरा मन उदास हो जाता है। कहते हैं जब अशोक का फूल खिल जाता है उसको देख करके मेरा मन उदास हो जाता है। क्यों? इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का वे हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी इसमें अनुमान कर सकता हूँ। तो देखिएगा, कहते हैं कि